हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयु प्रेरणा। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, एनआईए, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, जयपुर में। उसमें बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसी आई है। आयुर्वेदा की भी आई, नर्सिंग स्टाफ की भी आई है। ठीक है, अब किसकी कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट मांगी है, ठीक है, और कौन कौन सी कैटेगरी वाइज इसमें रिजर्वेशन है, क्या पे स्केल रहने वाला है, ये सारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अब देख लेते हैं क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म क्या रहने वाला है, 5 दिसंबर। कितना रहने वाला है, 5 दिसंबर। और इसमें हम सारी जानकारी देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्म निकला है। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये नोटिस अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये इसको आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, अब एक एक डिटेल देख लेते हैं हम कि कहाँ पर क्या मांगा गया है। और एनआईए हमारा बहुत ही एक प्रीमियम सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जहां पर आप अगर परमानेंट वैकेंसी मिलती है तो अगर आप किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिल अप करते हैं तो आपको जरूर अप्लाई करके देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका पोर्टल 24 तारीख से, फ्राइडे से, शाम के 3 बजे से चालू हो जाएगा। और क्लोजिंग कब होनेगी, 5 दिसंबर को हो जाएगी, दैट इज फ्राइडे, और शाम के 5 बजे तक होने वाली है। ठीक है, पहली पोस्ट जो है हमारी प्रोफेसर की है। कौन से डिपार्टमेंट, शालाक्य तंत्र लिखा है। देखो, उन्होंने स्पेसिफिक नहीं लिखा है, दैट इज नेत्र और जो हमारा ईएनटी है उसको क्लासिफाई नहीं किया है, सिर्फ शालाक्य है, क्योंकि इसी साल से हमने ये देखा था कि डिफरेंट उसको पार्ट में देखा गया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ शालाक्य लिखा है। पे स्केल रहने वाला है 13 का। और आपकी पे मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, तो 1,23,100 से लेकर 2,15,900 का हमारा रहने वाला है। अब इसमें कौन एलिजिबल रहने वाला है, जिनकी कैटेगरी एससी है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर बताई गई 55। ठीक है, अब कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो आपको नेसेसरी रहेंगे कि आपका 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, मतलब शालाक्य में। ठीक है, और जिसमें भी आपको 10 साल का कोई भी एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर और अ रीडर आपको उसका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि आपके नाम के मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने ही चाहिए। ठीक है, और आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, और इसमें अगर कोई पीएचडी आता है तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है, तो वो पे स्केल सारी चीजें सेम रहने वाली है। पे स्केल 10 रहने वाला है। पे मैट्रिक्स रहने वाला है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आई है, तो संहिता सिद्धांत में है, ठीक है, क्रिया शारीर में है, स्वस्थवृत्त में है हमारी, और उसके बाद पंचकर्म में है। ठीक है, यहाँ पर और इसमें अब देखिए स्पेसिफिक कर दिया है कैटेगरी को कि जो संहिता सिद्धांत वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होने चाहिए, क्रिया शारीर के लिए एससी कैटेगरी, और जो स्वस्थ व्रत है उसके लिए ओबीसी कैटेगरी, पंचकर्म के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाएगा। सबके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी जो एज रहने वाली, दैट इज मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी चीज मांगी है, आपकी जो पीजी की डिग्री होनी चाहिए, जैसे संहिता सिद्धांत में, क्रिया शारीर में, इररिस्पेक्टिव। और उसके साथ मिनिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके कंपलसरी करे हैं। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको, और पीएचडी अगर आएगा तो उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्रिया शारीर में एससी, एससी कैटेगरी में सीट आई है, स्वस्थ वृत्त में ओबीसी में आई है। ये सारी चीजें हम देख ली हैं। ठीक है, अब सेम चीज बाकी क्राइटेरिया एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेम रहने वाला है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट आई है, पे स्केल रहने वाला है 10 का ही। अब अनरिजर्व्ड है। ठीक है, डेप्यूटेशन या शॉर्ट डेप्यूटेशन, अगर आपको नहीं समझता तो डेप्यूटेशन एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए भी आप सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके लिए भी बोल दिया है कि 3 इयर्स, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 3 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन आपके रहेगा कि अगर आपको डेप्यूटेशन भी सर्व करना है तो आपको मैक्सिमम 3 इयर्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो आपके बैचलर्स की डिग्री मांगी है, साथ साथ 5 साल का आपको एक्सपीरियंस माना है। कहाँ से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट से या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से, सेंट्रल रिकॉग्नाइजेशन से। ठीक है, गवर्नमेंट किसी भी रेगुलरिटी से आपको मांगा है। और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पे स्केल 7 का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल का। और डेप्यूटेशन के लिए भी यहाँ पर असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर और इक्विवेलेंट इन पे स्केल 6 विथ 8 इयर्स रेगुलरिटी। अगर आपके बैचलर्स की डिग्री है लेकिन आपको एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल रह पा रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो वेल एंड गुड।
ठीक है, इसके लिए जो एज मांगी है डेप्यूटेशन के लिए 56 ईयर्स मांगी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 50 साल की एज मांगी गई है। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट की भी यहाँ पर वैकेंसी आ गई है और एमडी रेडियोलॉजिस्ट उन्होंने मांगा है। अब एमडी रेडियोलॉजिस्ट के साथ आपको क्या होना चाहिए, अगर आप एमबीबीएस के बाद आपने डीएनबी किया है, ठीक है, इक्विवेलेंट डिग्री है एमडी के डीएनबी रेडियोलॉजिस्ट से, तो वो भी आप भी एलिजिबल होते हैं। पे स्केल यहाँ पर भी 10 का रहने वाला है, पे स्केल 10, और उसके बाद यहाँ पर भी मिनिमम 3 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन मांग रहा है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अनरिजर्व कैटेगरी में ये पोस्ट आई है और एज मांगी है उन्होंने 40 ईयर्स। ठीक है, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर वैकेंसी आई है, दोनों में आई है, मतलब डिप्यूटेशन में आई है, पे स्केल 10 का रहने वाला, एज लिमिट उन्होंने 56 ईयर्स दे दी है और आपको वर्किंग मतलब एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर विद 2 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन PB2 GP ऑफ पे स्केल। व्हाट इज 4800 का यहाँ पर आपका पे स्केल और इससे इक्विवेलेंट यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेदा का पे स्केल 7 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एज लिमिट उसकी रहने वाली है 30 ईयर्स। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम आयुष रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ आयुष रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट आइज काउंसलिंग। ठीक है, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कहाँ मांगा है, जो भी 25 बेडेड हॉस्पिटल हो वहां पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो नर्सिंग आयुर्वेदा वाली हो गई और नर्सिंग मॉडर्न वाली, पे स्केल दोनों का सेम रहने वाला है। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आई है, ये अनरिजर्व्ड में रही है। ठीक है, उसके साथ आपको बीएससी ऑनर्स अगर होंगे, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पोस्ट आती है पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि डिप्यूटेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। 56 इसकी मैक्सिमम एज लिमिट मानी गई है, पे स्केल रहने वाला है 6 का। ठीक है, फिर उसके बाद जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निस्ट की भी पोस्ट आई है। यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है यहाँ पे 5 का, अनरिजर्व्ड का रहेगा। 28 इसकी एज लिमिट मांगी गई है और क्या क्वालिफिकेशन मानी है, डीएमएलटी मांगा, मतलब आपका डिप्लोमा रहेगा जो कि 12th के बाद आप कर सकते हैं और 1 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रह सकते हैं। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी पोस्ट है। एससी के लिए, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। अब जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट है और अनरिजर्व्ड में 3 पोस्ट है। इसके लिए आपकी मैक्सिमम एज रहनी चाहिए 25 और आपका जो 10th है वो कहाँ से होना चाहिए, या तो आप स्टेट बोर्ड से और सेंट्रल बोर्ड से आप पास आउट रहेंगे, उसी के लिए आप हो जाएंगे। और पे स्केल यहाँ पर 1 का रहने वाला है। आपकी जो पे मैट्रिक्स बन जाएगा वो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में रहेगा। ठीक है, और उसके साथ अलाउंस भी मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो भी रिजर्वेशन है, देखो रिजर्वेशन के लिए आपके पास उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। और एज में जो रिलैक्सेशन रहता है वो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर दे सकते हैं कि SC/ST कैटेगरीज को यहाँ पर 5 साल का और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन और पीएच कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने क्लोजिंग डेट बता ही दी। पे स्केल वेरी कर सकता है, मतलब जो उन्होंने लिखा है उसके बाद बाकी चीजें रहेंगी। उसके बाद इसके बाद की एग्जाम कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है, वो टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगी। ये डेपुटेशन का जो टाइम बताया उन्होंने कि 3 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। और यहाँ पर अब नेम ऑफ पोस्ट फॉर जनरल, अब फॉर्म फिल करने की क्या डेट्स रहने वाली है, क्या फीस रहने वाली है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर प्रोफेसर का आप भर रहे हैं तो 5,000, असिस्टेंट प्रोफेसर का देखो ये रहने वाला है जनरल और ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए, और ईडब्ल्यूएस SC/ST एप्लीकेंट्स के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे प्रोफेसर है तो 5,000 और यहाँ पर उसका 4,000 हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में 4,000। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी 4,000, रेडियोलॉजिस्ट 4,000, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 4,000, नर्सिंग ऑफिसर 3,000, पर्सनल असिस्टेंट 2,500 और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए भी 2,500 रहने वाला है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी रहने वाला है ये 2,000 रुपए। ठीक है, आप अगर इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आप फोटोग्राफ का थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो भी फोटोग्राफ होती है उसकी आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। जिस भी दिन आप फॉर्म पर फिल कर रहे हैं उससे 10 दिन से ज्यादा नहीं पुरानी होनी चाहिए, मतलब आपको रीसेंट फोटो क्लिक करनी है, वो कलर्ड होनी चाहिए, उसका साइज भी बता दिया और आपका जो फेस है
उस पासपोर्ट साइज फोटो में आपका 3/4 ऑफ द स्पेस में आपका फेस रहना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आपका फेस रहेगा, देन बॉडी रहने वाली। ये रेशियो का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप फोन से फोटो क्लिक करके ले जाते हैं तो ये रेशियो बिगड़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए कोई भी स्टूडियो पे जाकर फोटो क्लिक कराइए, फिर ये सही जो भी अनियमितता है वो आपके साथ नहीं होगी। थैंक यू फॉर, आपके बारे इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर्प्रेरणा।